एक कमरे में कई क्लास। जी हां, सरकारी स्कूलों को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज अपनी बात में हम लोग बात करेंगे सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति पर। दरअसल आज भी सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई स्कूलों में क्लासरूम की कमी है, जिसके चलते एक ही कमरे में अलग अलग क्लासें चल रही हैं, एक ही कमरे में अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं फर्नीचर का अभाव है तो बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर है, कहीं बिल्डिंग के अभाव में छात्र छात्राएं खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। सर्दियां आ गई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कितना कठिन है, और छोटे बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए भी कठिन है उनको पढ़ा पाना खुले में। कई जगहों पर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि सामुदायिक भवनों में स्कूल चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस शिक्षा की नगरी के लिए कोटा मशहूर है, वहां भी स्कूलों की ऐसी ही दशा दिखाई देती है। आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और इस बेहद ही अहम विषय पर चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जो जिनमें भवन नहीं है, या भवन है तो जर्जर अवस्था में है। और कोटा के सूरसागर प्राथमिक स्कूल की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला कोटा है और कोटा की ये तस्वीर है। कोटा का ये सामुदायिक भवन सूरसागर जो है बस्ती है, वहाँ पर ये जो स्कूल है ये महज एक कमरे में संचालित हो रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी एक ही कमरे में जो है शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रयास भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद इस स्कूल की जो है तस्वीर नहीं बदल पाई। जो तमाम बच्चे हैं वो एक क्लास में पढ़ने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो और भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी अब तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। साल 2001 से ये जो है स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन इस दौरान कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन स्कूल के जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। ये सूरसागर बस्ती के जो बच्चे हैं ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही कमरा है, और इसी में जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो क्लासें हैं वो संचालित की जा रही हैं। लगातार सरकार की ओर से जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वो दावे जो है खोखले नज़र आते हैं। कुछ जगहों पर अभी भी हालात जो है वो ठीक नहीं है। कई स्कूल जो है जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। क्या वजह है ये जो एक ही कमरे में चलाया जा रहा है स्कूल 5वीं तक? शिक्षा विभाग ने तो काफी प्रयास किए हैं, लेकिन ये एक सघन बस्ती है। यहाँ दूर से दूर तक कोई सरकारी ऐसी जमीन नहीं है जिसपे शिक्षा विभाग भवन निर्माण कर दे स्कूल के लिए। और स्थिति ये आती है कि शिक्षा विभाग को फिर ये मर्ज करने की सिचुएशन में आता है, और शिक्षा विभाग बच्चों का बुरा नहीं चाहता। अगर मर्ज किया जाता है तो ये मतलब छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस करके थेगड़ा के स्कूल में नहीं जा सकते। यहाँ बहुत दूर तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं है। थेगड़ा स्कूल है वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी काफ़ी दूर पड़ता है। तो इन बच्चों को देखते हुए फिर वापस शिक्षा विभाग स्कूल इसमें ही संचालित होने के लिए मजबूर होता है। और ये है नगर निगम का सामुदायिक भवन है। इससे नगर निगम को कोई आय नहीं होती है, इसलिए नगर निगम इसमें बिल्डिंग का ज़्यादा बना नहीं सकता है। तो करीब 5 साल पहले छत रिपेयर हुई है, तब जाकर के जो है बैठने की स्थिति में हुआ। बच्चों से ही बात, बच्चों यहाँ दिक्कत आती है आप लोगों को? एक ही कमरे में बैठते हो सब लोग? हाँ। आवाज आती होगी दूसरे बच्चों की? हाँ आती है। आप बताओ। आती है। आती है। खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है? हैगा, वो छोटा है पर। तो बच्चे जो हैं वो इन्हीं हालातों में जो है अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इसी कमरे में दूसरी तरफ जो है बड़े बच्चे बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग जो है लगातार, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कोचिंग सिटी कोटा के सरकारी स्कूल की तस्वीर जो है ये बताती है कि कहीं ना कहीं अभी भी सुधार की ज़रूरत है। जो स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भवनों के अभाव में जो स्कूल संचालित किए जा रहे हैं वहाँ पर विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के साथ साथ जो यहाँ पर तैनात टीचर हैं उनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।
तो हमारे संवाददाता शाकिर अली की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से स्कूल एक ही कमरे में कई क्लास चलाने को मजबूर हैं। क्या कारण है इसके, बहुत सारे सवाल उभर करके आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मुकेश व्यास साहब जुड़ेंगे, आप अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब कोटा के। नूर नवाज खान जी जुड़ेंगे, आप शिक्षाविद हैं। अशोक अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। और जगदीश कुमार साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं कोटा के। स्वागत आप चारों ही लोगों का सर। और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षा विकास की बुनियाद है, यही हम लोग सुनते हुए आए हैं। लेकिन ये बुनियाद जिन इमारतों में मजबूती के साथ स्थापित होनी थी, उन इमारतों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है, बेहाल नज़र आ रहा है। और ये लगातार यही बार बार तस्वीरें आती रहती हैं हर साल कि बच्चे एक ही क्लास में, अलग अलग क्लास के बच्चे एक ही कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी, जरा इस पर एक बार बात करें। तो जगदीश कुमार साहब से शुरुआत करेंगे। आप कोटा में जिला शिक्षा अधिकारी के नाते से अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जगदीश साहब, जिस वक्त आपने ज्वाइन की थी अपनी ड्यूटी, उन दिनों में भी मुझे लगता है अमूमन ऐसी ही तस्वीरें रही होंगी। कितना बदलाव हो पाया है अब तक, कितना बदलाव आप देखते हैं? सर, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मदन जी दिलावर, वो हमारे कोटा के प्रति काफी संवेदनशील है। परिणाम स्वरूप होता है, जैसे आपने सूरसागर का जो जिक्र किया है, वो बस्ती एक डीप क्षेत्र में है और डीप क्षेत्र में होने के कारण वहां पर जमीन आवंटन की समस्या होती है। राजस्थान सरकार हमें जमीन आवंटन नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप बजट नहीं आता वहां पर। और जो सूरसागर क्षेत्र है वो सराउंडिंग एरिया में है। जैसे अभी मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यदि वहां पर जमीन भी दी जाती है तो राजस्थान सरकार की यह मंशा होती है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के पैरामीटर के अनुसार जमीन आवंटन की जाए और उसी के बाद में सर्व शिक्षा अभियान वहां बजट आवंटन करता है। जब मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी था उस समय भी हमने काफी प्रयास किए, नगर निगम में भी गए, परिषद में भी गए, तत्कालीन एमएलए साहब से भी संपर्क किया, लेकिन डूब क्षेत्र में होने के कारण सूरसागर के स्थान पर या उसके रेडियस में हमें जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई जहां पर एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करा सके। नहीं तो ये क्यों नहीं हो पाई, जरा इसको थोड़ा सा हल्का सा अगर आप और विस्तार से बता पाएं कि क्या क्या इसमें पेच फंसते हैं जमीन आवंटित कराने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पेच ऐसे फंसते हैं कि वो फंसे ही रह जाते हैं और वो कभी फिर उससे निकल ही नहीं पाते सर। तो कारण क्या रहा उसका? एक्चुअली में कारण ये होता है कि वहां पर स्लम बस्ती है, चारों तरफ से सराउंडिंग एरिया है और अतिक्रमण से संबंधित वो बस्तियां हैं। काफी पुरानी 15-20 साल पहले की वो बस्तियां हैं। वहां पर सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित है। कई बार प्रयास करे लेकिन उस एरिया में स्कूल संचालित इसलिए नहीं हो पाता कि वहां पर शिक्षा विभाग के पैरामीटर के अनुसार आवंटन नहीं किया जाता, न वहां पर खेल मैदान आवंटन किया जाता। यदि उस स्कूल को मर्ज किया जाता है तो प्राइमरी स्कूल को 1 किलोमीटर और मिडिल स्कूल को 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में या उसके दूरी पर मर्ज किया जा सकता है। और छोटे बच्चे होते हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते और वहां पर जो तीनों रोड हैं वो बिल्कुल एक तरह से अपने बहते हुए रोड है और बच्चों की जान को, उनकी जान माल को सुरक्षा का खतरा रहता है। तो वहां के जो अभिभावक हैं वो दूर नहीं भेज पाते, इसलिए ये समस्या पैदा होती है। बिल्कुल, और ये समस्या का निदान भी होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है कि अगर ये बनी रहेगी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा देश की आगामी पीढ़ी को भी और मौजूदा वक्त में भी झेल रहे हैं। मुकेश व्यास साहब, आपका क्या इस पर सोचना है, क्योंकि तमाम इस तरह की चीजों पर आप लोग भी काम करते रहते हैं, रोटरी क्लब हमेशा इन चीजों को लेकर के एक्टिव रहता है। क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है पूरे प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है सरकारी, इनकी? जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो बताया जी कि पर्टिकुलर कोई जगह ये समस्या हो सकती है, परंतु कई जगह ऐसा देखने में आया है कि राजनीतिक कारणों से कई जगह आसपास के इलाके में 4-4 स्कूल खोल दिए जाते हैं और वहां पर जो बच्चों की संख्या है 200, 250, 150 रहती है। तो मेरा यह सरकार को सजेशन है कि उन सब स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल को अच्छा आदर्श स्कूल बनाकर और उसको सही करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। परंतु राजनीतिक कारण ऐसे रहते हैं कि अध्यापकों के स्थानांतरण हो जाते हैं और बच्चों की संख्या
जो कि जो 150 और 200 है उसको मर्ज करके 700 800 कर दी जाए तो ये बेटर स्कूल साबित होंगे। नहीं तो उसको बच्चों की संख्या तो सर एक बार फिर से जरा आप समझाएं इस बात को जरा कि क्या आप एग्जैक्टली क्या आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कई जगह पर 2 किलोमीटर के एरिया में 4 स्कूल 5 स्कूल हैं, ठीक है। है ना, और वहां पर हर स्कूल में 150 200 बच्चे पढ़ते हैं और ठीक। टीचर हैं 20-20। तो ऐसे स्कूलों में यदि हम उनको मर्जर कर दें और मर्जर करने के बाद एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए तो वो बेटर होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चार अगर छोटे एक ऐसा स्कूलों को, बच्चे आप ये कह रहे हैं कि चार छोटे स्कूलों को मर्ज करके एक सिंगल हाँ। स्कूल बना दिया जाए ताकि एक स्कूल पर पूरा इन्वेस्टमेंट हो सके, वहां एक बड़ा ग्राउंड हो सके, एक बड़ी बिल्डिंग हो सके, ये आप कह रहे हैं। यस बिल्कुल सही तो है। लेकिन इसमें मुकेश व्यास साहब फिर एक बात ये भी आ गई कि आप जैसे कह रहे हैं शिक्षक वहां 20-20 हैं, लेकिन सर हकीकत तो ये है कि कई स्कूल तो ऐसे हैं, मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक है, 100 150 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो यही बात है ना, जहां पर शहरी क्षेत्र में शिक्षक ज्यादा हैं उनको फिर दूसरी जगह लगाया जाए जहां पर कि शिक्षक नहीं है। और वो तब हो पाएगा, आप ये कह रहे हैं कि वो तब हो पाएगा जब चार अलग अलग जगह ना बटें, एक दायरे के अंदर एक बड़ा स्कूल हो जहां पर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अवेलेबल कराया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात मुकेश व्यास साहब ने कही है। नूर नवाज साहब, आप इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या इसमें आप सजेशन भी देना चाह रहे हैं और मौजूदा स्थिति पर भी जरा मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस टॉक के लिए इनवाइट करने के जी। लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए शिक्षा पे काम होना। बिल्कुल। और ये बेसिक उस जरूरतों में आ जाता है जो बगैर राजनीति के, बगैर किसी उसके, सबके लिए समान और एक अच्छा अवसर होना चाहिए। ठीक बात है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस टॉक में हैं, कि जब स्कूल खोले गए थे, ये स्कूल्स वो हैं जो ऑलरेडी ओपन हैं, सरकार ने इन स्कूल को खोला है। बस मैं ये जानना चाहूंगा अपने सारे ही मेहमानों से कि आबादी बढ़ी है या घटी है? अगर आबादी बढ़ी है तो स्कूलों की और ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी, ना कि स्कूल को मर्ज किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों तक आ नहीं पा रहे हैं, जिससे हमें संख्या कम लग रही है और हमें ये लगता है कि भाई हम मर्ज कर लें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाए तो हमारे स्कूल ज्यादा अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर हम उसके कारण ढूंढें कि भाई पब्लिक स्कूल्स खुल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है, वहां बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, एडमिशंस भी नहीं देते हैं समटाइम्स, तो कुछ स्कूल ऐसे हो जाते हैं, तो हमारे में और उनमें क्या कमी रह गई है? मैं इसका उदाहरण अपनी ही अगर जीवन से दूं कि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूं और आप यकीन मानिए मुझे वो गुरु मिले जिनके नाम मैं आज आपको यहां बताना चाहूं, मूलचंद शर्मा जी, ओम सिंह जी, सोमदत्त जी, सोनलाल जी, ओम प्रकाश जी, कि जिन्होंने पूरा जीवन बदल दिया हमारा। और आज भी अगर मैं कहूं कि अगर फर्नीचर नहीं है, उस टाइम भी नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं है, वो गुरु होने चाहिए जो शिक्षा दे सके। वो उस सारी उसकी खत्म कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। क्योंकि बच्चा, मैं एज ए एजुकेशनलिस्ट, मैं एज ए टीचर ये कहूंगा, बच्चा खाना खाने के लिए नहीं जा रहा है स्कूल, बच्चा दरी और चटाई के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा शिक्षा के लिए जा रहा है। अगर हम वो टीम, वो टीचर्स, उनको रेस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ हम उनको स्कूल को दे दें तो मैं उम्मीद करूंगा वो चला पाएंगे, बच्चा उनसे जुड़ेगा। वो घास पे बिठा के भी हमें पढ़ा देते थे। नवाज साहब, मैं यहाँ पे बस एक सेकंड रोकूंगा आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए अब ये निकल करके आई है, और जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो फिर ऐसे विषय निकल करके आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि बच्चा स्कूल जब जा रहा है और पूरा जो विजन है बच्चे को स्कूल भेजने का, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मिड डे मील उसको मिल जाए, सिर्फ ये नहीं है कि वो बस एक ड्रेस यूनिफॉर्म पहन ले और वो चला जाए। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा महत्वपूर्ण ये बातें होती रहती हैं, इसमें सबसे सेंट्रलाइज जो बात है जो नूर नवाज सामने रखी है, जो नदारद हो जाती है, जिस पर विषय आ ही नहीं पाता, और वो है कि बेहतर शिक्षक, एक बेहतर शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक उन सब कमियों को दूर कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हम अच्छे शिक्षक दे पा रहे हैं बच्चों को, क्या हम ऐसे शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के लिए दे पा रहे हैं जो अगर किसी वजह से रिसोर्सेज की कमी है तो शिक्षकों की मौजूदगी, उनके पढ़ाने का तरीका, उनका व्यवहार, उनका अपनापन, उनका जुड़ाव बच्चों के साथ, उन सब कमियों को पूरा कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट व्हेन हम जब हम बात करते हैं नवाज साहब, तो फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उन सबके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी तो है ही। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होगी तो फिर उसमें क्या आप तर्क रखते हैं, क्या मत है आपका? देखिए,
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है ना, बताइए ना। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार बड़ा बजट देती है, ऐसा नहीं कि सरकार बजट नहीं देती है। हम्म। केंद्रीय हमारी हो या हमारे स्टेट की हो, सरकारें बजट देती है, तो वो कितनी ईमानदारी से वहां तक पहुंच पाता है। पहली चीज तो ये कि अगर उसमें हम पारदर्शिता ले आए, ईमानदारी ले आए, हर साल बजट बढ़ता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि चीजें सही हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है, जब मैं पर्सनल लेवल पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे हमारे पास बैठे हुए हैं रोटरी क्लब से, रोटरी क्लब पूरे देश भर में बड़ी बड़ी चीजें करता है, तो अगर हम नगर पंचायत या अगर हम जो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी वॉलेंट्री लेवल पे, जब एक एनजीओ वॉलेंट्री लेवल पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है, बड़े बड़े काम कर सकती है, तो अगर हम अपने पंचायत लेवल पे, नगर लेवल पे, उस लेवल पे भी अगर हम साथ ले लें अपने लोगों का, तो भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। बिल्कुल आरोप बिल्कुल, और लेकिन प्रत्यारोप में ना तमाम जाएं। तमाम लोगों के साथ होने की बात हमेशा आती है नवाज साहब, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें लाइन में आती नहीं दिखती। अशोक अग्रवाल साहब अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक अग्रवाल साहब, एक जानकारी मुझे ये भी लगी है अपनी टीम के माध्यम से कि आपने एक पीआईएल दाखिल करी जोधपुर हाई कोर्ट में इन्हीं सब विषयों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और स्कूलों में रिसोर्सेज की कमी को लेकर के। उसके बाद जयपुर की बेंच ने इस पर संज्ञान भी लिया बाद में और जवाब भी मांगा गया है। जरा थोड़ा सा बताइए, क्या वो पीआईएल आपने दाखिल करी और उससे संबंधित क्या अपडेट है अभी तक? उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं नवाज साहब से सहमत हूँ इस बात के लिए कि बच्चे कोई मिड डे मील खाने नहीं आते हैं, और अगर हम ये सोचे कि मिड डे मील खाने आते हैं तो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। 50% एब्सेंस है, मतलब कंट्री में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 50% एब्सेंस है बच्चों की, और वो इसमें राजस्थान के स्कूलों के अंदर भी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप राजस्थान के स्कूल देखिए, यहाँ पर स्वीपर की पोस्ट ही नहीं है किसी स्कूल के अंदर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या टॉयलेट है? और हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें लिखा है कि एक लड़की के लिए होना चाहिए, एक लड़कों के लिए होना चाहिए। तो अगर कानून ये कह रहा है कि टॉयलेट होना चाहिए, और वैसे भी कोई भी मतलब छोटा सा भी समझ रखता है तो समझता है कि स्कूल के अंदर एक टॉयलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। टॉयलेट ठीक न होने की वजह से खासकर लड़कियां जो है वो काफी ड्रॉप आउट भी होती है। तो अब अगर टॉयलेट है तो उसको सफाई करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब आपने अपने उसके अंदर उसमें पोस्ट ही नहीं रखी है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो है सरकारी स्कूलों के अंदर टॉयलेट की हालत खराब है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि अगर 20 कमरे बनाने हैं किसी जगह, तो 2 कमरे कहीं पंचायत से बनेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अशोक अग्रवाल जी का थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी कर रहे थे। और ये जगदीश कुमार साहब, इस पर सरकार किस तरीके से योजना बनाती है? जब योजनाएं बनती हैं हर जिले की, हर अलग अलग संभाग की, क्षेत्र की, तो उसमें स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्कूल में जो कमियां हैं, जैसे भी अशोक अग्रवाल साहब ने कहा कि स्वीपर की पोस्ट ही नहीं है, तो इन सब चीजों का संज्ञान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? इसमें सर बिल्कुल जो हमारे माननीय ऑनरेबल है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब विद्यालय खुला जाता है तो वहां की लिटरेंसी का सर्वे किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। वहां पर बच्चों का सर्वे होता है और राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से वहां पर बच्चों का सर्वे करके किसी न किसी रूप में विद्यालय संचालित करती है। ठीक है, या तो वो किसी सामुदायिक भवन में या किसी का। सरकार की ये मंशा होती है कि प्रत्येक बच्चे का ये अधिकार है कि वो शिक्षा से वंचित न रहें, तो वो ये करती है। लेकिन वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के संस्था प्रधान को चाहिए कि नगर निगम, नगर पालिका किसी भी क्षेत्र में जाकर एक एप्लीकेशन लगाए और एक प्राइमरी स्कूल के लिए जगह अलग निर्धारित है, मिडिल के लिए अलग है, और उसके पैरामीटर के अनुसार वो वहां की मांग करे। आज से 15 साल पहले लगभग 14,500 रुपए आते थे, जिसमें एक छोटा सा एक कक्षा कक्ष, 2 कक्षा कक्ष, बरामदा और लेट बाथ बनते थे। जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि हमारे जो टॉयलेट हैं वहां पर बच्चों की ज्यादा दिक्कत आती है, और इस कारण भी कई बार हमें परेशानी होती है, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इसलिए हमारे राजस्थान सरकार को चाहिए कि ऐसी जगह स्कूल खोले जहां पर सरकार, राजस्थान सरकार के नियमों के नियम में हो।
ताकि वो स्कूल आराम से संचालित हो सके। ये बहुत बड़ा और आप एक बार बार ये छोटा बात सा- आप ये बार ये बात कह रहे हैं सर कि जहां पे राजस्थान सरकार के जो नियम है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उसी के तहत जो है जमीन आवंटित की जाए। ये एक मॉडर्न विषय है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को लग रहा है आपकी बात सुन के कि कई बार अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो छूट जा रहे हैं। मैं इसमें समझूंगा जरा, नूर नवाज खान साहब, ये क्या चीज़ है, जरा आप इसको भी अगर इस पर आप बता सकें कि भाई क्यों ये क्या चीज़ है। क्या शिक्षा विभाग जो नियम लागू करता है, जिस तरीके से सरकार का बजट आता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होकर के कोई एक व्यवस्था बननी चाहिए ना? क्या इस व्यवस्थाओं में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, थोड़ा डगमगा जाता है मामला, शायद तभी कुछ बेहतर प्रोजेक्ट्स नहीं निकल करके आ पाते, बेहतर रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते क्या? देखिए, मेरा अपना मानना सिर्फ इसमें इतना सा है कि अगर हमारी नीयत, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर हो तो इस क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। सरकार से भी सहयोग ले सकते हैं, लोकल लोगों से भी सहयोग ले सकते हैं, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं उनसे भी ले सकते हैं। आज की डेट में तो बड़े बड़े एनजीओज हैं, रोटरी क्लब बैठा हुआ है, मैं आपके सामने बार बार उनका नाम ले रहा हूं। उन लोगों से भी हम टीचर्स ले सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं, अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से वॉलेंटरी टीचिंग के पोस्ट ले सकते हैं। अगर हमारी नीयत सही हो जाए, मैं आरोप प्रत्यारोप से हमेशा बचना चाहता हूं, नेगेटिव थॉट्स में ना जाके अगर हम पॉजिटिविटी के साथ जाएं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने सारे गांव के कस्बे के अगर हम प्रोग्राम बनाएं कि मुझे अपने स्कूलों को बहुत अच्छा चलाना है, मेरी ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये अगर अच्छा करेगी तो फिर हम आगे एक्सेल करेंगे, हम रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, हम अच्छे टेक्नोलॉजी में जाएंगे। आप बराबर की कंट्रीज को देख सकते हैं कि वो अपने यूथ को, अपने चाइल्ड को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर नियत हो तो चैनलाइज किया जा सकता है। मतलब अगर हम ये कह दें कि पॉलिटिक्स को अलग रख दें और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रख दें कि भाई हमारे पास कोई भी आए पॉलिटिक्स में, बट ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो हमने लाइन खींची है, इसको हम बदलेंगे नहीं। हमें अपने बच्चे को अगर शिक्षा देनी है तो देनी मतलब एक कमिटमेंट चाहिए, एक विजन जो है बिल्कुल क्लियर अगर रहेगा सरकार की। 100% कमिटमेंट चाहिए, समाज को साथ लेके चलना है। और समाज को, और यानी कमिटमेंट अगर होगा तो फिर ये तमाम जो छोटे छोटे बैरियर्स हैं, नवाज साहब कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बैरियर्स हैं ये निपटाए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं अगर कमिटमेंट हो। अशोक अग्रवाल साहब, आपका वीडियो उस वक्त ब्रेक हो गया था, आप अपनी बात रख रहे थे इस विषय को लेकर के, पूरी कर लीजिए। मैं ये बता रहा था, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेढ़ पौने 2 साल पहले हमने एक पहाड़ी ब्लॉक के अंदर एक स्कूल देखा था जिसमें 450 बच्चे पढ़ते, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मतलब शर्म की बात है, ये सिर्फ 2 कमरे थे वहां पर, कुछ नहीं था, ना बाउंड्री वॉल, ना कमरे, ना कुछ, सिर्फ 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरे में प्रिंसिपल साहब ने अपना रूम बना रखा था, दूसरे में कबाड़ भरा हुआ था। वो बात हमने 2 साल पहले हाई कोर्ट के अंदर उठाई, राजस्थान हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इनसे कहा जवाब दो। उसके बाद क्या देखा कि इन्होंने एक जगह और अलॉटमेंट कर दिया उस स्कूल का, बहुत बढ़िया किया। उस अलॉटमेंट में क्या किया, इन्होंने सिर्फ 4 कमरे बनाए। टॉयलेट वो नई जगह पे जो टॉयलेट बनाया होगा नया ही होगा, वो कंडेम्ड टॉयलेट था। और 4 कमरों में, एक कमरे में तो किचन और बच्चे दोनों बैठे हुए थे, किचन भी चल रहा था और बच्चे भी बैठे हुए थे। अब मुझे बताओ, 450 बच्चे के लिए आपने एक नया स्कूल बनाया जिसमें सिर्फ 4 कमरे दिए, क्या समझ है आपकी? मतलब नहीं तो आपने अशोक साहब जो PIL दाखिल करी थी वो इन्हीं सब चीजों से संबंधित थी ना? हाँ, इसमें उठाया ना हमने। हाँ, बिल्कुल ये इशू उठाया कि इन्होंने नए जो कमरे बनाए वो भी 4 ही कमरे दे दिए। उस पे मेरे पास जो जानकारी है उस पे ये कि जयपुर बेंच ने भी उसका संज्ञान लिया। तो क्या शिक्षा विभाग की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से क्या कुछ उसमें अपडेट हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, अपडेट तो यही हुआ ना कि उन्होंने पहले तो एक कमरा भी नहीं था, मतलब 2 कमरे थे जिसमें, और कट बिल्कुल कुछ नहीं था। हाँ। नई जगह जो उन्होंने दी बहुत अच्छी बात है, काफी बड़ी जगह दी, लेकिन सिर्फ 4 कमरे क्लासरूम बना के दिए, ये समझ में नहीं आया। उसको 40 कमरे क्यों नहीं बनाए? मतलब जब आप बना रहे हैं तो इसे तो फिर अशोक साहब ऐसे देखा जाए कि मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप जमीन दे सकते हैं, आपके पास वो लोग भी अवेलेबल हैं जो भाई वो कमरे बनाएंगे, आपके पास बजट भी अवेलेबल है। लेकिन मुझे लग रहा है फिर यहाँ कहीं ना कहीं अशोक साहब विजन की दिक्कत है। वो विजन नहीं है, वो विजन ही नहीं है, वो केयरलेसनेस भी इसको कह सकते हैं, लापरवाह भी, एक कम गंभीरता इस विषय के प्रति। जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई 4 कमरों में आपने बना के दे दिया आपने 450 बच्चों के लिए, वो 4 कमरे ज्यादा भी बन सकते थे, अलग व्यवस्थाएं हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पाई, और ये नहीं हो पाती हैं बार बार। इसलिए मुकेश व्यास साहब, फिर रोटरी क्लब जैसे जो क्लब्स हैं और जो सोशल वेलफेयर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी ओर भी लोग देखते हैं। ऐसी स्थितियों में रोटरी क्लब क्या बात करता है सरकारी विभागों से? क्या कुछ आप लोग इसमें अपनी तरफ से कुछ रखते हैं? हम पूरा प्रयास करते हैं, और सरकार को टाइम पे जो वहाँ के शिक्षा अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं उनको हम ज्ञापन भी देते हैं
उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। और रोटरी क्लब की तरफ से हमने कई स्कूलों के अंदर, जो गर्ल्स स्कूल है खास तौर से, वहाँ टॉयलेट बनाए, कई जगह कमरे बनाए। तलवंडी में स्कूल है, उसके अंदर हमने 3 कमरे बनाए, हॉल बनाया। उसके अलावा कई प्रकार के कार्य बच्चों के लिए फ्री जो बुक्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और कई बच्चों की जहां पर ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये तमाम चीजें जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी कर रही हैं, चाहे रोटरी क्लब हो या बाकी क्लब्स हो, अपेक्षा ये रहती है कि सरकार ज्यादा उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर के इन सब बुनियादी चीजों पर काम करे। और इस डिस्कशन में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं। आप चारों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और सभी ने अपने अनुभव भी रखे और अपनी सलाह भी इसको लेकर के दिए। बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आप सभी लोग का इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी राजस्थान पर हर रोज हम लोग बात करते हैं इस तरह के जन सरोकार से जुड़े सीधे विषयों पर। आज इतना ही, नमस्कार।